नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। हम आज मौजूद हैं मदनपुर में, जहां के प्रधान हमारे साथ बब्बन चौधरी जी हैं। बब्बन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। बब्बन जी, ये बताएगा कि आपका ये जो कार्यकाल चल रहा है प्रधान का, ये कैसा चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो गांव मदनपुर में आप आए और गांव की समस्याओं के बारे में आपने जानने का प्रयास किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और गांव मदनपुर में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। जो कार्यकाल अभी हमारे गांव में प्रधानी को लेकर चल रहा है, जो निधि हमारे गांव में आती है, हम उस निधि को पूर्ण रूप से गांव में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से करप्शन हमारे देश की कैंसर से भी भयानक बीमारी है। लोग आरोप लगाते हैं प्रधान पर, लोग आरोप लगाते हैं पंचायत सचिव पर, लोग आरोप ब्लॉक पर और अधिकारियों पर करप्शन के मामले में आरोप लगाते हैं। लेकिन मेरा समझना और सोचना उससे अलग है। यदि प्रधान गांव का ठीक है तो कोई करप्शन नहीं कर सकता। हमारे गांव में 2.5 साल के कार्यकाल में ना तो पंचायत सचिव ने कभी एक पैसा लिया है, ना कभी ब्लॉक ने किसी से एक पैसा मांगा है। और ऑडिट करने के लिए बहाने से जो आते हैं लोग, कभी ऑडिटर भी हमारे यहाँ से पैसा नहीं ले जाते हैं। क्योंकि मैं कभी अपने लिए पैसा नहीं रखता हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। पंचायत में ग्राम प्रधान के लिए एक सम्मानदेय के रूप में जो राशि मिलती है, आज तक मैंने उस राशि को भी नहीं लिया है और ना ही मेरा कहीं बैंक में अकाउंट है। तो आप उसको भी, जो आपके लिए राशि आती है, उसको भी आप गांव के डेवलपमेंट के लिए लगा दे रहे हैं? अभी वो इकट्ठी हो रही है राशि, मेरा ये मानना है। उसको जैसे ही इकट्ठी हो जाएगी, लास्ट में उसको निकाल करके और कहीं ना कहीं जहाँ भी समाज के हित में काम होगा, उस पैसे से उसमें हित कर दिया जाएगा। गांव के हित में अब तक में क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, टाइलीकरण स्कूलों में हुआ है, इंटरलॉकिंग रोडों पर हुई है। और हमारे गांव में पिछले 25 साल से, यानी 5 पंचवर्षीय से गांव में एक हमारी बस्ती है, जिसमें जाट भी हैं, धीमर भी हैं, नाई भी हैं और बंजारी बस्ती है। उस बस्ती का पूरा पानी 25 साल से हमारे रोड पर भरा हुआ था। उसके लिए एक हमने पॉन्ड खुदवाया है। और उस पॉन्ड को खुदवाने में हमारे ऊपर आरोप भी आए कि प्रधान जी दमंगपने से करा रहे हैं, प्रधान जी गलत करा रहे हैं, जबकि वो ग्राम समाज में विरोध यहाँ तक के हुए कि हम पे वो वहाँ जाटव जो किसान हैं, उनके खेत आ रहे थे, उन्होंने ग्राम समाज को जोते हुए था। तो उन्होंने हम पे ये आरोप लगाया कि हमको जाति सूचक शब्द भी कहें, प्रधान दबंगी से कहे, जबकि ऐसा नहीं था। तहसील प्रशासन को हमने रिक्वायरमेंट करके तहसील प्रशासन से ही उस ज़मीन को चिन्हित करा करके पॉन्ड खुदवाया था। इसके बाद भी इतना भारी विरोध हमको झेलना पड़ा। लेकिन हमें विरोध की चिंता नहीं, हमें आम आदमी की चिंता है। आम आदमी का हम काम करा रहे हैं और आगे भी हम कराते रहेंगे। ऐसे सारे कार्य करवाए हैं। और हमने सुना है कि आपने कोई स्टेडियम बनाने के लिए भी सोचा है। हमारे जैसे ही हम जेवर मार्ग से गांव की तरफ निकलते हैं तो लगभग 26 बीघे की ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन है, LMC। और वो ज़मीन हमारी यहाँ पहले भट्टा चला करता था। भट्टे में ग्राम समाज में भट्टा था, भट्टा वो बंद हो गया, अब वो खाली पड़ी हुई थी। उस पर अतिक्रमण के मामले में जैसे बूंगे बिटौड़ा गांव वालों ने कब्जा कर लिए थे और जो भूमाफियाओं की नज़र उस पर थी। उसको प्रस्ताव हमने खेल मैदान के रूप में DM साहब से आदेश करा करके खेल मैदान में करा दिया है, जो भविष्य में कोई भी भूमाफिया उस पर कब्जा ना कर सके। और आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव में स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, क्योंकि गांव स्वास्थ्य के छोटे केंद्र जरूर होने चाहिए। हमारे गांव में साफ़ सफाई की भी समस्या है। 2 गांव हैं, दोनों गांव में एक सफाई कर्मी है और वो सफाई कर्मी भी ऊपर से आदेश आ जाते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं। जो कि हमने कई बार DPR साहब से, BDO साहब से, CDO साहब से, DM साहब से भी मैंने कहा है, भाई हमारे पास एक सफाई कर्मी, आप इसमें टीम में मत लगाया करो। क्योंकि आज इस मोहल्ले में, कल उस मोहल्ले में, इस तरीके से शेड्यूल बना करके वो गांव में साफ़ सफाई कर ले। बाहर जब दूसरे गांव में टीम में जाता है तो उस गांव के जो सफाई कर्मी टीम के साथ हमारे गांव में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते बस फॉर्मेलिटी के तौर पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए साफ़ सफाई करते हैं। इसलिए हमें दिक्कत बड़ी आ रही है कि साफ़ सफाई में
हम प्रयास करने के बाद भी, हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास है और हमारा सफाई कर्मी बहुत मेहनती है, लेकिन उसके और हमारे प्रयास के बाद भी कहीं ना कहीं साफ़ सफाई में भी हमारे यहाँ कमियाँ हैं। और एक लाइब्रेरी की भी सुविधा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं आपने? हमारे यहाँ से गांव से छात्र छात्राएं खुर्जा लाइब्रेरी पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ से खुर्जा की दूरी 7 किलोमीटर की दूरी है और रास्ते में किसी के पास अपनी मोटरसाइकिल है, किसी के पास साइकिल है। अब यहाँ से अगर मोटरसाइकिल पे 7 किलोमीटर अगर यदि छात्र जाएंगे तो दुर्घटना की बहुत बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं। और हमारी जो बहन बेटियां हैं वो बस से ट्रेवल करके अगर जाती हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं मंचलों से भी उनको परेशानियाँ होती हैं। इसलिए हमने विचार किया है गांव में सबसे बैठ कर भाई एक लाइब्रेरी की व्यवस्था इस गांव में हो जाए, जिससे कि हमारे बच्चे यहीं बैठे पढ़ें और जब वो बच्चे पढ़ेंगे एक दूसरे के सामने आमने से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा और शिक्षा हमारे गाँव में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। अच्छी सोच है आपकी। और हम जानना चाहते हैं, सांसद और विधायक से भी आपको कोई निधि प्राप्त हुई है गाँव के डेवलपमेंट के लिए? हमारे यहाँ ये गौतम बुद्ध लोकसभा का क्षेत्र है जहाँ आप अभी बैठे हैं, मदनपुर और कलनगढ़ी ग्राम पंचायत। यहाँ पिछले 9.5 वर्ष से डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद हैं और 9.5 वर्ष से महेश शर्मा जी आज तक विकास के नाम पे तो दूर शकल दिखाने गांव में नहीं पहुँचे हैं। हमारे पिछले कार्यकाल में 5 साल विजेंद्र सिंह जी रहे विधायक जी, उन्होंने एक नल तक की व्यवस्था इस गांव को नहीं दी। अभी पिछले 1.5 साल से मीनाक्षी सिंह हैं, मीनाक्षी सिंह विधायक जी ने भी आज तक 1 रुपये का इस गांव को काम नहीं दिया है। अपितु मैंने ये जो आपके सामने रोड है, इस रोड को मैंने मंडी समिति से पास करा करके इस पर आरसीसी कराने के लिए मैंने एक लेटर अनुमोदन किया था। उसको भी हमारे मीनाक्षी सिंह जो विधायक जी हैं उन्होंने रुकवा दिया है। क्यों, किस कारण से रुकवा दिया? उनका कहना ये है कि जाटों की बस्ती है और जाट जयंत चौधरी को, आरएलडी को, कांग्रेस को वोट करता है, बीजेपी को वोट नहीं करता है। उनका साफ शब्दों में कहना है। आप जातिवाद की वजह से ये जो रोड है आपका नहीं बन पा रहा है? जातिवाद की वजह से रोड नहीं बन पा रहा, जबकि आप पिछले रिकॉर्ड आप विधानसभा 2022, लोकसभा 2019, विधानसभा 2017, लोकसभा 2014 आप यदि डाटा निकालोगे तो 60% वोट इस गांव से भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं। इसके बावजूद भी इस गांव को अपेक्षा ही हाथ लगी है सरकार से। और विधायक जी का साफ तौर पर यह कहना है कि मदनपुर केवल जाटों का गांव है और जाट दमनकारी है, हम इसलिए वहाँ कुछ काम नहीं कराएंगे। तो आपने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिए, कहीं पर एप्लीकेशन नहीं दिया? हमने खुद मीनाक्षी सिंह 31 मार्च 2023 में हम लगभग 150-200 की तादाद में किसान माननीय विधायक जी के पास गए और विधायक जी से लिखित रूप में हमने क्षेत्र की समस्या को लेकर के बात की। और हमने उनको एक बात ये कही कि विधायक जी आपको क्षेत्र ने विधायक बनाया है, क्षेत्र से आप जीत के आई हैं और जिस तरीके से ग्राम प्रधान की ग्राम की समस्या उठाना नैतिक जिम्मेदारी है, उसी प्रकार विधायक और सांसद जी को भी नैतिक जिम्मेदारी है कि क्षेत्र अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ विधानसभा में, लोकसभा में उठाए। तो हमने उनको लिखित रूप में एक लेटर दिया कि जिस तरीके से आपका सैटेलाइट गांव में पराली जब जलती है तो सैटेलाइट के माध्यम से आप उसको पकड़ते हैं, उसी प्रकार आप एक सैटेलाइट की व्यवस्था कराएं और जब किसान की फसल बर्बाद हो, धान की, गेहूं की, गन्ने की, तो उस सैटेलाइट के माध्यम से उस खराब फसल का मुआवजा सरकार से दिलवाएं। जो दूध के रेट हैं इस समय आपके पूरे भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में 14 लाख टन दूध की वो है, मतलब पैदावार 14 लाख टन और 65 लाख टन दूध की खपत है। अब 14 लाख में 65 लाख में कितना अंतर है? 51 लाख टन सिंथेटिक दूध इस देश के अंदर बन रहा है, जिसके कारण कैंसर, लीवर
और बहुत सारी गंभीर बीमारियों से हमारे भारतवर्ष का आम नागरिक पीड़ित है। तो उनसे मैंने कहा है कि दूध पे आप ज़रूर इस पे एक्शन लीजिए। जो सिंथेटिक दूध है इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, और सिंथेटिक दूध को सरकार ही रोक सकती है। केवल आम आदमी, मीडिया तो आवाज़ उस पर उठा सकती है, लेकिन सरकार अगर अपने अधिकारियों को ठीक रखेगी तो सिंथेटिक दूध रुकेगा। जब सिंथेटिक दूध रुक जाएगा तो दूध के रेट बढ़ेंगे, और रेट बढ़ेंगे तो किसान को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मतलब ऐसे, मतलब आपने इतना कुछ तो सोच रखा है, देश के लिए भी सोचा कि यहाँ पे जो मिलावट हो रहा है दूध में, और क्योंकि बच्चे ज़्यादातर दूध का सेवन करते हैं तो उनके भी पोषण के लिए ये बहुत ही मतलब हानिकारक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना कुछ सोचा। और हम जानना चाहते हैं कि आप किसान भी हैं, प्रधान से पहले किसान हैं, तो और किसानों के लिए क्या सोच के रखा है? देखिए, मैं प्रधान हूँ भी नहीं, प्रधान तो गांव है। गांव ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि आप आगे चलिए और हमारी बात वहाँ रखिए। प्रधान कभी कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, एक किसान हूँ। गांव में मेरा निवास है, खेतों में सुबह को काम करता हूँ और पशुओं की दूध निकालता हूँ। इसलिए मुझे किसान के बारे में जितनी जानकारी है उसको आपसे मैं साझा करता हूँ। किसान के लिए बहुत सारी ज़रूरतें हैं भाई। खाद पे रेट सरकार ने बढ़ा दिए, फसल पे रेट नहीं बढ़ाए। दवा पे किसान सरकार ने रेट बढ़ा दिए, लेकिन फसल के रेट नहीं बढ़े। ट्रैक्टर पे रेट बढ़ा दिए, कल्टीवेटर पे रेट बढ़ा दिए, हैरो पे रेट बढ़ा दिए, लेकिन किसान के फसल के रेट नहीं बढ़े। बिजली पे सरकार ने रेट बढ़ा दिए, किसान के रेट नहीं बढ़े। जो मोटर समरसेबल होता है किसान का, उस पर रेट बढ़ा दिए, लेकिन किसान की फसल के कभी रेट नहीं बढ़े। जब इन सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं लगातार, जूते पे रेट बढ़े, चप्पल पे रेट बढ़े, कपड़ों पे रेट बढ़े, तेल पे रेट बढ़े, नमक पे रेट बढ़े, क्या सरकार, किसान इन सबको यूज नहीं करता? हल्दी, मिर्च, मसाले सबको किसान यूज करता है। किसान के पास अपना क्या है? टोटल उगा करके बाजार के हवाले किसान कर देता है। केवल निजीकरण में अगर किसान के पास बचता है तो गेहूं और उसको पिसा करके आटा पैदा करता है। बाकी हल्दी, मिर्च, मसाले सारे चीज़ बाज़ार बेच करके, बाज़ार से ख़रीद करके लाता है। उन सब पे रेट जब बढ़ गए, लेकिन किसान की फसल का रेट नहीं बढ़े। इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और किसान इस कदर परेशान है कि आज जो नॉर्मली किसान है, आप किसी भी घर में आप चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, A to Z, उनसे ये पूछना कि भैया आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अगर वो कह दे कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आप उनसे सवाल ये करो कि आप प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हो, क्योंकि आज की जो पॉपुलेशन है वो ये समझती है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है और अच्छे स्कूल हैं, तब वो बताएंगे आपको सबसे बड़ी समस्या पैसे की है। किसान के पास पैसा नहीं है अच्छे स्कूल में पढ़ाने। सरकार कोई कदम किसानों के लिए नहीं उठा रही है। सरकार कागजन में तो बहुत बड़ी घोषणा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अभी पिछले सदन में एक बिजली माफ़ी की घोषणा की कि किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। जब ये चुनाव 2022 के कर रहे तो अखिलेश जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बिजली माफ़ के लिए लेके आए, योगी जी भी लेके आए। अखिलेश जी हार गए, योगी जी बन गए मुख्यमंत्री। उस दिन से पिछले सत्र में इन्होंने घोषणा की कि ट्यूबवेल के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन आज तक किसान के ट्यूबवेल के बिल माफ़ नहीं हुए हैं। उस पर किसान के ट्यूबवेल में मीटर की प्रक्रिया और स्टार्ट कर दी है। ऐसे कौन से मीटर हैं जिसके अंदर से बिजली होकर निकले और बिल माफ़ हो जाए? क्या उसमें कोई नई टेक्निक है कि मीटर से बिल माफ़ होगा? यदि उनको बिल माफ़ करने ही हैं तो मीटर की आवश्यकता क्यों? वो किसान का, मजदूर का, आम आदमी का पैसा उस मीटर में लगा हुआ है। उस एक्स्ट्रा खर्चा को आप मीटरों में ना करके आप किसान के लिए कोई अच्छी योजना लेके आएँ। तो ये सारी समस्याएं सरकार से लगातार बनी हुई हैं, और सरकार किसान की तरफ को किसान करती तो है चुनाव के समय में। और कोई भी पार्टी, मैं ये भी नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी जब चुनाव आएगा, जब किसान हल्ला करेंगे,
उसके बाद सारे जो जीत गए वो राज चलाएंगे, जो हार गए वो अपने घर बैठ जाएंगे, फिर इनको किसान याद नहीं रहता, ना किसान की दुर्दशा याद रहती है। ये बड़ी देश में समस्या है। मतलब वादे तो कर देते हैं पर उसे ज़मीनी स्तर पे नहीं उतारते हैं। देखिए मेरी बात, मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं, मेरी बात एक समझ में आई कि मंच से जब घोषणा होगी तो आश्वासन दिया जाएगा, वादे किए जाएंगे, और पिछले दरवाजे से उद्योगपतियों से एग्रीमेंट होते हैं सरकारों के, उन एग्रीमेंटों को पूरा करने के लिए किसान और मजदूर का खून निचोड़ते हैं। अगर ये एग्रीमेंट किसान से करें, अब जो भी बात हो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप दिखाइए। मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने बीच से, अपने कोई पार्टी, जो भी पार्टी आप किसान के बेटे को चुनाव लड़ाए, जो किसानों के बीच से, मजदूरों के बीच से चुनाव में जाए, लोकसभा में, विधानसभा में। मैं ये नहीं कहता कि वो 100% हमारी बात सुनेगा, लेकिन अगर उन्होंने 50%, 30% भी हमारी बात रखी तो किसान मजदूर का भला हो जाएगा। पिछले 9.5 साल कार्यकाल में मैं अपने MP, अपने लोकसभा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि कितनी बार उन्होंने लोकसभा में किसान के मुद्दे पर एक शब्द बोला हो, तो उस बाइट को किसानों के बीच में रख दें। जब सांसद हम उद्योगपतियों को चुनेंगे तो हाल किसान का तो ऐसा होना ही है। जनता चुन ही रही है उनको, क्योंकि 2 उनका कार्यकाल रहा है, तो जनता को भी ये बात सोचनी चाहिए शायद कि किसको वोट करना है। जो ज़मीनी स्तर से रहा है, जो ज़मीन पे रहा है, वही समझ सकता है इस समस्याओं को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता इतनी जागरूक होती तो चंद लोग, 2%, 1% लोग इस देश पर राज नहीं करते। जनता को कहीं ना कहीं जागरूकता में अभाव है, जनता समझ नहीं पाती है। हमारा देश आस्थावान देश है, ये जो मैं समझ पाया हूँ, आस्थावान देश है। हम अपने मस्तिष्क से काम कम लेते हैं, दिल से काम ज़्यादा लेते हैं। अगर किसी के भाई को आप चोट पहुँचा दो तो तुरंत वो अपने दिल से काम लेगा, मेरा भाई है, आपसे तुरंत लड़ पड़ेगा। आपके देवी देवता के बारे में कोई बुरा बोल दे, देखो हमारे देवी देवताओं के बारे में बुरा बोला है। हम आस्थावान हैं, हम देश के बारे में सोचते हैं। अगर हमारी फौज के बारे में कोई शब्द कह दे गलत, तो हम आस्थावान, हम दिल से सोचते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जनता की जो कमियां हैं, वो मस्तिष्क से सोचना काम नहीं कर पा रही, दिल से सोच रही है। जिस दिन वो मस्तिष्क से सोचना शुरू कर देगी, उस दिन इस देश में किसान और मजदूर का राज होगा और ये देश बहुत तरक्की की तरफ जाएगा। मेरा ये सबसे अपील है कि आप मस्तिष्क से सोचना शुरू कीजिए, दिल से मत सोचिए। दिल हमेशा कमज़ोर होता है, दिल मानव के दायरे में रहता है, दिल आस्था पैदा करता है, लेकिन दिमाग सही सोचता है। दिमाग से अगर चलोगे, आपने लक्ष्य बनाया, दिमाग से सोचा कि हम गांव में जाएंगे, गांव की समस्या के बारे में जानकारी, आपने दिमाग, मस्तिष्क लगाया है। अगर आपने दिल लगाया होता तो आप अपने कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस में वहीं बैठ करके अपना आज का समय निकाल देते हैं। सही बात बोला आपने। और आप एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन से, उस पार्टी के बारे में हमें बताइएगा। देखिए, किसान, जितने भी सारे किसान संगठन हैं, अब तो देश में बहुत सारे किसान संगठन हैं, मैं सभी किसान संगठन से, अपने ही संगठन से भी तो मैं हुई हूँ, सभी किसान संगठन से मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ और मैं उनके बारे में बताना भी चाहता हूँ कि वो देर से कहें, कम कहें, ज़्यादा कहें, वो आवाज़ सभी किसान की उठा रहे हैं। और किसान के इतने सारे संगठन होने के बावजूद भी, इतने सारे, आप अपने आप को लीडर कहते हो कि हम किसान लीडर हैं, इतने सारे लीडर होने के बावजूद किसान अगर कहीं ना कहीं हाशिए पर है, तो हमारी भी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कमजोरी है कि किसान हाशिए पर क्यों है। हम भी अगर सब गांव-गांव जाएं, प्रत्येक किसान को उसके लाभ और हानि के बारे में बताएं, उनसे केवल इतना कहें कि आप अपने रसोई को देखिए खाली, कि आपकी रसोई आज से 5 साल पहले क्या थी, 10 साल पहले क्या थी, 15 साल पहले क्या थी और आज क्या है। आपकी जो जीविका है, जो आपकी आमदनी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले क्या थी और आज क्या है। केवल आप अपनी रसोई को भी अगर आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं किसान समझेगा। और किसान फिर पार्टी ये रहे दूसरी आए या दूसरी रहे ये आए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने सवाल करना ज़रूर सीख जाएगा। और जब सवाल होंगे
तो उसके जवाब भी आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे अपने गाँव वासियों से हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने गांव ग्राम पंचायत कलंदरगढ़ी के क्षेत्र से ये कहना चाहता हूँ कि सब जागरूक होइए, अपने मस्तिष्क से सोचिए और अपने प्रधान गांव में प्रधान से सवाल कीजिए। अगर कहीं कमियां हैं तो प्रधान जवाब देगा, और अपने विधानसभा में अपने विधायक से सवाल कीजिए, और जो उनके कार्यकर्ता आपके पास वोट मांगने आते हैं उनसे सवाल कीजिए कि आपने 5 साल की उपलब्धि में आपने क्या क्या कार्य किए, वो हमें जवाब दे के जाइए, उसके बाद वोट की बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बब्बन चौधरी जी, जो कि प्रधान है गांव के, और इनके जो विचार हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। वो देश के प्रति काफ़ी सोचते हैं, किसानों के प्रति काफ़ी सोचते हैं, और किसानों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा है, और वो एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और उस पार्टी के तहत भी जाके सारे कार्य करते हैं। पर देखना तो यही है कि आने वाले 2.5 साल में ये अपने जो कार्यकाल इनका प्रधानी का चल रहा है उसमें और क्या क्या डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी विकास के कार्य किए हैं और कोशिश भी करते रहते हैं कि विकास और हो सके। पर देखना तो ये है कि अब आगे क्या होता है। तब तक लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। मेरा नाम तेजा गुर्जर है और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। नवरात्रों का समय शुरू होने वाला है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवरात्रों के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आगामी आने वाले त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ, और आपसे आग्रह करता हूँ कि इस त्यौहार को बगैर पटाखों के मनाया जाए, ताकि पॉल्यूशन मुक्त क्षेत्र हो और मिठाई के साथ मनाया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from